उत्तराखंड में धामी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट। सदन में पेश हुआ 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। सभी विभागों के लिए बजट का भरपूर प्रावधान। लापता हिमांशु नेगी के परिवार से मिले सीएम ने परिवार को बनाया ढांढस। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से फोन पर बात कर सर्च ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश। कुमायूं मंडल विकास निगम स्थापना के 49 साल पूरे। नैनीताल में स्थापना दिवस के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर हंगामा। लक्सर में भाजपा और किसान यूनियन ने निकाली आक्रोश रैली। काशीपुर में युवती के आत्महत्या मामले में बवाल। हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया। लव जिहाद पर सवाल और पुलिस ऑनलाइन बाइक का चालान कर राज्य मंत्री के पास भेजा। राज्य मंत्री के पास नहीं है चालान वाली बाइक। न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच विधानसभा का सत्र का आगाज हुआ है। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। विपक्ष ने सड़क से सदन तक सत्ता पक्षी घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक और जहां राजधानी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में भी विधानसभा भवन के बाहर कांग्रेसी विधायक इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच धामी सरकार ने सदन की कार्रवाई के दूसरे दिन सदन में 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश सदन के पटल पर पेश कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अब दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़क से सदन तक मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एक ओर जहां विपक्ष ने सदन में बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही सत्र की अवधि को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने एआईसीसी के आह्वान पर ईडी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। दरअसल कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। मोदी सरकार पूंजीपतियों को बचा रही है और विपक्षी नेताओं पर जबरन ईडी सीबीआई की जांच थोप रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर विपक्ष को इस प्रवृत्ति से बचने की सलाह दे रहा है। सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या हैं? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार देखने में आया है कि सीबीआई ने और आईटी ने और हमारी जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर कई एफआईआर दर्ज की हैं, मुकदमे किए हैं, जेल डालने का काम। ये अपने आप में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक फायदे के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है, और हिडनबर्ग रिपोर्ट जिसका कि आपने चर्चा किया, जहां कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई इस प्रकार के कामों में कहीं संलिप्तता नहीं है, उन पर कार्रवाई करके अपने पक्ष में राजनीतिक फायदा उठाना अगर ये मकसद रह गया हो सरकार का, तो ऐसे माहौल में ईडी के जो तमाम अफसर हैं, जो उन एजेंसियों के अफसर हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने विवेक का उपयोग करके सरकार के ऐसे दबाव में ना आए। चूंकि ये लोग ऐसे दबाव में आते हैं, तो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में सरकार को घेरने के लिए है। इनमें से मेरे ख्याल से जो हमारे सदस्य हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोगों के खिलाफ जो है सीबीआई ने, ईडी ने कोई अगर कार्रवाई की है तो वो बताएं। एक आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास इस प्रदेश के विकास का
कोई मैप नहीं है, और जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में शुरू हुए 3 दिवसीय सत्र में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। कांग्रेस विधायकों ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही सत्र की कम अवधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच धामी सरकार ने सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में 4 विधेयक पेश किए हैं। सरकार ने अनुपूरक बजट, जेल एक्ट संशोधन, खेल विश्वविद्यालय और जमींदारी विनाश संशोधन अधिनियम को सदन के पटल पर रखा है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष से शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग की अपील की है। देखिए, आप जानते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज सदन में आने वाले हैं और निश्चित रूप से अनुपूरक बजट भी शाम को 4 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा भी जितने अध्यादेश हैं उनको भी आज पटल पे रखा जाएगा और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से कार्रवाई प्रारंभ होगी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी हमारे माननीय विधायक उसमें सहयोग प्रदान करेंगे ताकि जो ज्वलंत समस्याएं हैं प्रदेश की या क्षेत्र की उन पे अच्छा एक डिबेट हो सके और उसके लिए सरकार सही से उनकी हर बात का संतोषजनक जवाब दे सके। कुल मिलाकर राज्य में विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। एक ओर जहां कांग्रेस विधायक सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के दबाव में आएगा? देखना होगा राज्य में बरपा ये हंगामा आखिर कब तक शांत होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। गैरसैंण सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आया। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भवन के बाहर देखने को मिला। विपक्ष हमेशा तैयार रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज़। हम तो अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं कि अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को हमारे राज्य में आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। सूखा जो नशा है वो राज्य को एक दीमक की तरह युवा वर्ग को चपेट में ले रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे तमाम मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम हर वर्ग के मुद्दे को सदन के पटल पर रखने का कार्य है। देखिए, सदन के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। जिस खाकी वर्दी पर एक आम आदमी का भरोसा होता है कि कोई अगर मुझसे कुछ गलत करेगा तो ये उसका संरक्षण करेंगे, उस आदमी को न्याय दिलाएंगे, उसी खाकी वर्दी की स्थिति यह है कि प्रदेश में हमारे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जमीनों की खुर्द-बुर्द, सरकार बात करती है कि हम राजस्व बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो बेशकीमती जमीन जो सरकारी थी उसे कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम सरकार ने किया है। हम उससे बात कर रहे हैं। रोजगार और रोजगार व्यवस्था, हर तरीके से उत्तराखंड के रोजगार को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। हम उस पर बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर आज हम विधानसभा के अंदर बात करेंगे। विदेशों में, देश में अलग अलग जगह आप देखें तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और ये तो मानने की बात है कि 24/7 का जॉब है और 24/7 के जॉब में अगर कोई ऐसी सुविधाएं जो मूलभूत हों वो तो बनती हैं, जो मूलभूत से बाहर हैं वो गलत। देखिए, सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार
विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अगली खबर आपको हम बता रहे हैं चमौली से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण निवासी हिमांशु नेगी के घर पर जाकर उनके परिवारजनों से भेंट कर कहा कि हिमांशु की खोजबीन जारी है। भराड़ीसैंण निवासी हिमांशु नेगी 31 जुलाई से गौरीकुंड केदारनाथ से लापता थे। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा द्वारा देहरादून स्थित सूचना अधिकार भवन रिंग रोड सभागार में वार्ता करते हुए आयोग भविष्य योजना एवं कार्यक्रमों का जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूचना आयुक्त विप देवीधरा बेलबसानी मोटर मार्ग जो पिछले 2-3 दिन से बंद पड़ी हुई है। विभाग की लापरवाही के कारण वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को मजबूरन घर में रहना पड़ रहा है और पिछले 2 दिन से कुंभकर्ण की नींद से पीएमजीएस यहाँ पर सोया हुआ है। इसको उठाने का, इसको जगाने का आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके हमने प्रयास किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जहाँ जगह जगह रोडों पर, सड़कों पर निकल रही है साथ के दौर पर, वहाँ ये विभाग की लापरवाही हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये विभाग सोया है, जिसके खिलाफ आज हम धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी रोड को नहीं खोला गया तो उसके लिए हम जिला मुख्यालय में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा द्वारा देहरादून स्थित सूचना अधिकार भवन रिंग रोड सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए आयोग की भविष्य की योजनाएं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूचना आयुक्त विपिन चंद्र एवं योगेश भट्ट सहित सचिव सूचना आयोग अरविंद पांडे उपस्थित रहे। उसके पश्चात है कि अनुरोध पत्रों का बेहतर निष्पादन करने के लिए 5 लोग आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। योगेश भट्ट जी, जो आज की जो प्रेस वार्ता है वो विशेषकर इस विषय पे है कि अपना जो आरटीआई एक्ट है उसका प्रचार प्रसार हो और जो आयोग उसके लिए अभी जो बीच में जो हमने जो कार्यक्रम तय किए हैं तो उसकी जानकारी देने के लिए आप जो है प्रेस वार्ता आपके बीच में करिए। तो एक बारी मैं जो उसको पढ़ के अगर बता दूं आपके पास में, तो यह प्रेस नोट भी आपको दिया है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग आरटीआई दिवस के मौके पर अनुरोध पत्रों का बेहतर निष्पादन करने के लिए 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपील का प्रभावी निस्तारण करने के लिए 3 अपीलीय अधिकारियों को पुरस्कृत करेगा। रुड़की की नगर पंचायत ढंडेरा में अनियमित परिसीमन व समान मतदाता सूची चुनाव के संशोधित करते हुए मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने तहसील परिसर में स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया और जमकर विरोध में जमकर नारेबाजी भी करी। आज हमारी मुख्य मांग है कि ढंडेरा नगर पंचायत जो नई नगर पंचायत बनी हुई है 2021 में, जिसका गठन हुआ 1927 से नगर पंचायत बनाने के लिए, जिसकी मांग हमारे द्वारा की जा रही थी, उस नगर पंचायत का वर्तमान जो चुनाव आने वाला है
उसके लिए तैयारी हो रही है। और उसके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ढंढेरा नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन बहुत अनियंत्रित तरीके से किया गया है। ये सारी बातें तो माननीय काला जी ने कह दी हैं। सभी लोगों का हमारा एक ही सूत्र ही मांग है इस समय कि जो परिसीमन किया गया है नगर पंचायत ढंढेरा में, उसको इस तरह से किया जाए कि जो सभी वार्डों को है लगभग जो है उनकी जो मतदाता सूची है उसको लगभग उनका रेशियो एक जैसा रखा जाए। ऐसा ना हो कि कहीं 3200 हो रहे हैं, कहीं 1200 हो रहे हैं। अगर उनको थोड़ा रेशियो जनता के हिसाब से अगर कहीं विभिन्नताएं आती भी है तो 1500-2000 के बीच में रख सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुकरेती की अगुवाई में विकास नगर तहसील परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। तो जब से उत्तराखंड क्रांति दल बना तब से मांग ही कर रहा, और मैं समझता हूं कि ये जो 10% आरक्षण हुआ है तो ये 13 साल लगे हमें इस लड़ाई को जीतने, और फिर भी हम मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है 10% आरक्षण दिया। और दूसरा हमारा सिर्फ ये है कि अगर हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है तो इसको संवारना और सजाना भी हमारा काम है। जो स्थिति आज उत्तराखंड राज्य की बनी हुई है उसको देखते हुए हमारी जो मातृशक्ति है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है, और आप पत्रकार मित्र हैं, आपको सब पता है कि मातृशक्ति के साथ क्या कुछ नहीं हुआ इस राज्य को, बहुत बड़ा त्याग मातृशक्ति का रहा है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी 1 साल होने जा रहा है, हमारी कुछ महिलाओं की जो है पेंशनें बंद कर दी गई। जो सम्मान पेंशन मिलती थी ये कहेंगे कि उनको उनकी पति की पेंशन मिलेगी और डबल पेंशन हम नहीं देंगे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये डबल पेंशन कहाँ से होगी? उसकी अपनी पेंशन नहीं है, उसकी पति की पेंशन है। और अगर कहीं आप सम्मान देते हो और अगर ये सम्मान को तुम वापस लेना चाहते हो तो इससे बड़ा अपमान न सरकार का है और न उस मातृशक्ति का है। पौड़ी से नौकरी की तलाश में बहेली गांव से हरिद्वार गया 21 वर्षीय युवक सचिन बीते 2 माह से लापता है। परिजनों ने 2 माह पूर्व पुलिस को मामले पर तहरीर भी दी और युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक को नहीं खोज पाई है। प्रशासन जहाँ पे वो नौकरी करने गया था वहाँ पे पूछताछ हुई, लेकिन हम लोगों की एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पहाड़ में रहने वाला बच्चा 22 साल का बच्चा जिसे कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन बलरामपुर है, पुलिस कहती है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, पुलिस कहती है वो दिल्ली पहाड़गंज में है, पुलिस कहती है वो जयपुर में। पहाड़ के एक सामान्य बच्चे को जो पहली बार घर से बाहर निकला हो उसके लिए ट्रेन और नई जगह हैं बहुत अटपटी हैं। हमें शक है कहीं ना कहीं कि वो बच्चा किसी ट्रैप का शिकार हो गया है, वो किसी ऐसे गिरोह का शिकार हो गया है जो उसे न चाहते हुए भी शायद ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि जो उसे न करना पड़ रहा हो। देखिए, एक हमारे पास मिसिंग की शिकायत आई थी जिसमें एक लड़का है जो कि पौड़ी का ही निवासी है, ये घर से बता के गया था कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ और इसने परिजनों को भी ये बताया कि मैं हरिद्वार में नौकरी कर रहा हूँ। जबकि हम लोगों ने उसकी जब लोकेशन ट्रेस करी तो इस लड़के की लोकेशन जो थी दिल्ली में आई थी। उसके बाद हमारी टीम्स भी दिल्ली में गई थी उनको लड़के को लोकेट करने के लिए। उसके बाद ये लड़का बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, जिसमें हमने ये पाया है कि सीसीटीवी फुटेज भी हमने इस समय निकलवाई हैं और कई एटीएम से ये पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय एटीएम वगैरह से पैसे निकाला था और अभी कुछ दिन पूर्व ही अजमेर से जयपुर से इसने राजस्थान से पैसे निकलवाए हैं और ये रेगुलरली अपनी लोकेशन निकाल रहा है। और उसका फोन बंद बता रहा है, 27 तारीख को हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, 28 को या 29 को मैं घर आ सकता है। और वो देखो तो 27 तारीख को उसका फोन बंद बता रहा है। ये तो ऐसे नहीं बोलता वो ना कि मैं घर आ रहा,
और क्यों बोलते, अगर मैंने उसको तो 27 तारीख को फ़ोन किया उसको, तो 2 तारीख को फ़ोन किया, तो अगर वो ऐसा छुपाता मेरे से तो फ़ोन ही नहीं करता, तो उसने शायद 3:44 में मेरे को फ़ोन कर रखा शाम को। न्यायालय में मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से होके होटल तक 101 दुकान तक भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए। हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसके द्वारा सेफ्टी ऑडिट के बाद ये निर्णय लिया गया था कि विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना है। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित था। इसमें कुछ लिटिगेशंस थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। उसमें मध्य मार्ग से दोनों तरफ 12 मीटर इसको वाइड किया जाना है। उसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 23 अगस्त तक का समय सभी जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको समय दिया गया कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। उसके बाद इसको बलपूर्वक विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। कितनी दुकानें कितने भवन से कितने टोटल है? हाँ, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनी थी जिसके सम्मुख 101 प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे। समिति ने पक्षकारों को सुनने के बाद उनके अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल की जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा को उनकी 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करते हुए नैनीताल के रंगकर्मियों ने नगर में जुलूस निकाला और गिरदा को नमन किया। और इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। एसपी ग्रामीण मनोज पारिक का थाने में छापा। एसएसपी अनुराग आर के निर्देश पर 12 छापा। 9 लाख रुपए लेकर 2 मादक पदार्थ तस्कर छोड़े। थाना प्रभारी राम सेवक थाने की दीवार कूदकर फरार। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदपुर थाना प्रभारी से 9 लाख कैश मिला। सूत्र राम सेवक के आवास से 9 लाख रुपए मिला कैश। एसएसपी अनुराग आर के निर्देश पर मारा गया छापा। 9 लाख रुपए लेकर 2 मादक पदार्थ तस्कर छोड़े गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने की दीवार कूद कर भागे। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। राम सेवक के आवास से 9 लाख रुपए मिला। 7 लाख लेकर थाना प्रभारी ने तस्करों को छोड़ा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता शानू कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शानू, पहले तो पूरा मामला बताइए और एक ये बड़ी कार्रवाई है एसएसपी अनुराग आर्या की।
देखिए विशाल, निश्चित तौर पे लगातार एसएसपी जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जितने भी अपने इंस्पेक्टर हो या फिर उनके चौकी इंचार्ज हो उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गोपनीय सूचना पर उनको मिला था कि क्या नाम है, जो थाना प्रभारी हैं फरीदपुर के और ग्राम सेवक, उन्होंने जो है 9 लाख रुपया जो है, माफ कीजिएगा 7 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के 2 मादक पदार्थ यानी कि जो तस्करी करने वाले तस्कर थे उनको देर रात जो है थाने से छोड़ दिया और उनको थाने से भगा दिया गया। तो इस सूचना के आधार पर उन्होंने गोपनीय तरीके से जो है एसपी ग्रामीण यानी कि जो एसपी साउथ है मानुष पारिक के द्वारा जो है छापा पड़वाया थाने में और उनके आवास पर छापा पड़वाया। जैसे ही टीम पहुंचती है थाने में तो कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी रामसेवक थे वो थाने की दीवार यानी कि जो करीब 9 फीट की दीवार थी उसको कूद करके फरार हो गए और जैसे ही उनके आवास में जाकर के देखा, जब तलाशी ली गई तो साफ तौर पर से देखा गया कि करीब 9 लाख रुपए की का जो है कैश वहां से बरामद हुआ है और उसी के आधार पर जो सूचना थी वो कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगी कि हाँ जिस तरीके से इन्होंने रिश्वत ली हुई है। तो कहीं ना कहीं अब उस पूरे मामले पर सीओ जो फरीदपुर है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 टीमें बनाई गई हैं, 3 टीमें जो है इस इंस्पेक्टर की जो है तलाश कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है विशाल की यहाँ पर जो सरकार की और जो शासन की मंशा है यानी कि जो 0 टॉलरेंस की नीति है वो कहीं ना कहीं ताक पर रखते हुए बरेली के थाना प्रभारी नजर आए हैं और बड़ा सवाल है कि एसएसपी ने भी तत्काल प्रभाव से जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ा अपना बयान दिया है कि इनको सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शानू तमाम जानकारी के लिए आपका। आज दिन में सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद दोनों निवासी नवदिया अशोक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम अंतर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।